नमस्कार। जावास्क्रिप्ट इंटरनली कैसे काम करती है हम लोग देख रहे थे और लास्ट सेशन में हमने दिस कीवर्ड को देखा था। दिस कीवर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अगर हम नॉर्मल फंक्शन में उसे कॉल करते हैं तो दिस कीवर्ड जो है वो स्ट्रिक्ट मोड में अनडिफाइंड होता है और स्लॉपी मोड में या फिर नॉर्मल मोड में वो विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अगर हम किसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट बनाते हैं तो उसे मेथड कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब उस मेथड को कॉल करना होता है तो हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम लेके उस मेथड को कॉल करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में वो जो दिस कीवर्ड है उस मेथड को या फिर उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जो उस मेथड को कॉल करेगी। भले ही वहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट मेथड की हम कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट में ले लें, तो अगर वो नया ऑब्जेक्ट उस पुरानी मेथड को बुला रहा है, ऐसी कंडीशन में भी आपका जो नया जो ऑब्जेक्ट है जो कॉल कर रहा है मेथड को, उस नए ऑब्जेक्ट को ही वो दिस कीवर्ड पॉइंट करेगा। हमने साथ में दिस कीवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एरो फंक्शन भी देखा था। हमने ये समझा था कि जो दिस कीवर्ड है एरो फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पे अगर दिस कीवर्ड का उपयोग होता है तो वो अपने नज़दीकी लेक्सिकल पेरेंट्स को अपना स्कोप मानता है और वहाँ उसे पॉइंट करता है। हमने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई एरो फंक्शन डायरेक्टली उपयोग करते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली स्कोप क्रिएट नहीं करता, वो बस ऑब्जेक्ट बनाता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट में एक एरो फंक्शन का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे वो दिस विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। लेकिन वही दिस को लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में अगर एक कोई मेथड है और उस मेथड में अगर कोई नया फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें एरो फंक्शन का ही उपयोग करना है, क्योंकि वहाँ पे हमें दिस का उपयोग जो है हमें जो उसका लेक्सिकल पेरेंट है जो ऑब्जेक्ट है उससे लेना है। तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा था कि वहाँ पे नॉर्मल फंक्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आपकी मेथड है और उस मेथड में अगर आप कोई फंक्शन बनाना चाहते हो तो वो फंक्शन यूजुअली आप बनाइए एक एरो फंक्शन के साथ, क्योंकि वहाँ पे आप अपने पेरेंट के दिस का उपयोग कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पे दिस अनडिफाइंड रहेगा अगर आप नॉर्मल फंक्शन वहाँ पे बनाते हैं तो, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन कॉल में हमने देखा है कि दिस जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। आज के इस सेशन में हमें देखना है कि मेमोरी जो मैनेजमेंट है जावास्क्रिप्ट में किस तरह से होता है। एज सच हमने देखा है कि जो जावास्क्रिप्ट है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी मैनेजमेंट के इशू या फिर उसे अलोकेट करने के इशू जो है हमें डेवलपर को मैन्युअली नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज है, वहाँ पे अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वहाँ पे वो वेरिएबल आपको मैन्युअली उसके लिए एक स्पेस अलोकेट करनी पड़ती है। ये टास्क हमें सी में देखने को मिलता है, इवन आपके असेंबली लैंग्वेज है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम लोग अगर एक चैप्टर देखें तो जावास्क्रिप्ट अलोकेट इंजन ऑटोमेटिकली ये जो है ये ऑटोमेटिकली करता है, ये हमने देखा था। मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से होती है तो ये भी हमने देखा है कि ये ऑटोमेटिकली करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आपकी मेमोरी अलोकेशन है इस प्रोसेस में भी बहुत सारी लाइफ साइकिल होती है। जैसे ही आप कोई एक वैल्यू बनाते हैं वो बहुत सारे लाइफ साइकिल से जाती है। जैसे क्रिएशन में आपकी मेमोरी अलोकेट होगी उस वैल्यू के लिए, उस मेमोरी का या फिर उस वैल्यू का यूटिलाइजेशन होगा और जैसे ही उसका काम हो जाता है तो वो पॉपअप हो जाएगी और उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा या फिर उसकी मेमोरी क्लियर कर दी जाएगी। ये हमने देखना है यहाँ पे। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो मैनेजमेंट है मेमोरी का किस तरह से होता है, इसे समझने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के इंजन को रिविजिट करना होगा। जावास्क्रिप्ट के इंजन में हमने देखा था दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉल स्टैक और दूसरा होता है हीप। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉल स्टैक है ये जावास्क्रिप्ट का इंजन है और इसमें दो पार्ट है, पहला है हीप मेमोरी, दूसरा है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक में हमने देखा था कि बहुत सारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, उसके बाद हर कोई फंक्शन जो फंक्शन इनकाउंटर होता है उसके लिए अलग से सेपरेटली एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है और इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल एनवायरनमेंट, दिस कीवर्ड, आर्गुमेंट्स कीवर्ड, स्कोप चेन, ये सब कुछ आता है।
जो आपके फंक्शंस होते हैं वो आपके हीप मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। फंक्शंस में कौन से पार्ट आते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, एरे, डेट टाइम, फंक्शन, जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, सेट मैप। ये सेट मैप हमने देखने के आगे चल के देखेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है वो पूरा का पूरा यहाँ पे हीप मेमोरी में स्टोर होता है। आपका जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो पूरा जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, इंट, बिग इंट, ये सब कुछ आपका एग्जीक्यूशन कॉल स्टैक में बनता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में या फिर कॉल स्टैक में वो स्टोर होता है। अब होता क्या है कि हमने देखा है कि अगर हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले ले, एरे ले ले, स्टोर तो वो हीप मेमोरी पूल में होगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करना हो तो वो हमें कॉल स्टैक में ही करना पड़ता है। जब कोई भी ऑपरेशन होगा तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे किस तरह से आता है ये हमें समझना होगा, और इसके लिए हम लोग एक कोड देखते हैं, कोड देखेंगे और उस कोड में हम लोग क्या करेंगे, एक टॉप लेवल कोड लिखेंगे। टॉप लेवल कोड मतलब ऐसा कोड जो किसी फंक्शन का पार्ट ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर होगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में या फिर आपके कॉल स्टैक में। अब कॉल स्टैक में होगा और कुछ कोड लिखेंगे हम फंक्शन का, वो यहाँ पे स्टोर होगा और दोनों का हम ऑपरेशन करेंगे। एक ऑब्जेक्ट की हम कॉपी करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पे आता है, उसका रेफरेंस आता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक कोड लिखना है। इस कोड में हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक ऑलरेडी कोड रिटन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस कोड में हमारे पास एक टॉप लेवल कोड है। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है एम्प्लॉय। अब यहाँ पे सबसे पहला टॉप लेवल कोड है हमारे पास एम्प्लॉय माइकल। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप होने की वजह से ये स्टोर होगा कॉल स्टैक में, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा है एक्सपीरियंस। ये क्या है, एक्सपीरियंस ये जो है ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। फंक्शन को कॉल कर रहा है तो कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, फंक्शन है यहाँ पे नीचे डिक्लेयर किया हुआ। तो इसकी डेफिनेशन है कैलकुलेट एक्सपीरियंस। ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जॉइनिंग ईयर, और उसका हमने यहाँ पे उसका आर्गुमेंट दे दिया है 2015। अब यहाँ पे कॉन्स्ट एक फिर से करंट ईयर एक कॉन्स्ट ले लिया हमने और उसका एक ऑपरेशन कर दिया है 2025 माइनस जॉइनिंग ईयर जो भी है आपका आएगा। अब ये जो है ये इसका कुछ आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आंसर आएगा 25 माइनस 2015, तो इसका आंसर जो रिटर्न करेगा वो करेगा 10। और वो 10 कहाँ पे स्टोर होगा, 10 स्टोर होगा यहाँ पे और एक्सपीरियंस में स्टोर होगा। और 10 क्या है, 10 है प्रिमिटिव डेटा टाइप, नंबर है, कॉल स्टैक में स्टोर होगा, कॉल स्टैक में स्टोर होगा। फिर जो नेक्स्ट हम लोग चीज़ देखते हैं वो है अपडेटेड एक्सपीरियंस। ये भी एक क्या है, एक वेरिएबल है और यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा है, एक्सपीरियंस स्टोर कर रहा है, मतलब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही स्टोर कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे फिर से अपडेटेड एक्सपीरियंस की पहली वैल्यू 10 होगी, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा, वो कॉल स्टैक में स्टोर होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपडेटेड एक्सपीरियंस को यहाँ पे फिर से अपडेट कर देते हैं तो उसमें 2 कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इस वेरिएबल को जो आपने लिया था। इसकी वैल्यू अब हो जाएगी 12, अपडेटेड एक्सपीरियंस आपका हो गया 12। फिर हमने और एक कोड लिखा है, उसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास कंपनी। ये जो है ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने देखा, ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट स्टोर होता है हीप में, और हीप में स्टोर होगा तो इसका जो वैल्यू होगी, जो भी प्रॉपर वैल्यू होगी इस फंक्शन की या फिर इस एड्रेस की या फिर इस ऑब्जेक्ट की, वो स्टोर होगी आपकी हीप में। हीप में क्या स्टोर होगा, नेम स्टोर होगा, हीप में आपका लोकेशन स्टोर होगा, और इस कंपनी नाम से एक वेरिएबल बनेगा। वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, इसका वेरिएबल स्टोर होगा, वेरिएबल होगा कंपनी, और कंपनी स्टोर होगा कॉल स्टैक में। लेकिन इसके जो कॉल स्टैक में जो वेरिएबल आपका जो कंपनी स्टोर हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू स्टोर होगी हीप मेमोरी में। इसे हम लोग देखते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे कॉन्स्ट ब्रांच ऑफिस हमने क्या किया है, इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी की। ब्रांच ऑफिस नाम से एक वेरिएबल लिया तो उसमें हमने कॉपी की कंपनी, तो हमें यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल मिल जाएगा कॉल स्टैक में। कॉल स्टैक में वेरिएबल मिलेगा क्या, ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस नाम से एक वेरिएबल मिल गया, लेकिन उसमें जो कंपनी कॉपी की है वो कहाँ स्टोर होगी, वो कहीं स्टोर नहीं होगी क्योंकि वो क्रिएट ही नहीं होती, उसको हम देखेंगे। फिर हमने क्या किया, ब्रांच ऑफिस में लोकेशन चेंज कर दी सिएटल, और ब्रांच ऑफिस का नेम भी चेंज कर दिया रिलायंस,
और console.log में कंपनी फिर से एक बार लॉग करी। कौन सी कंपनी? ओरिजिनल कंपनी। अब इस कोड का रिजल्ट क्या होता है ज़रा देखते हैं। यहाँ पे अगर हम जाए, हमने यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में हमारी जो कंपनी का नाम था वो कुछ अलग था। हमारे पास कंपनी थी टेककॉर्प और सैन फ्रांसिस्को लोकेशन था। हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एक कॉपी बनाई और कॉपी में चेंज किए। तो कॉपी में चेंज जो हुए हैं वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखिए हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हम लॉक कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिजिनल कंपनी लॉक कर रहे हैं, फिर भी ओरिजिनल कंपनी में भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ये 12 अपडेटेड एक्सपीरियंस और ये जो है ओरिजिनल एक्सपीरियंस 10, ये इस तरह से क्यों हो रहा है कि हम लोग इवन और एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे जो कॉन्स्ट है, कंपनी जो है कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर हुई है वेरिएबल, लेकिन उसके कंटेंट को हम चेंज कर पा रहे हैं। टेककॉर्प को हमने रिलायंस बना दिया, सैन फ्रांसिस्को हमने दूसरा एक लोकेशन दे दिया, उसको हमने सिएटल बना दिया, या फिर हाँ नेम को हमने रिलायंस बना दिया, लोकेशन को सिएटल बना दिया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करने पे भी ये चेंज हो रहा है, जबकि हमने देखा था कि ये जो कॉन्स्ट के साथ जो कुछ भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो चेंज नहीं हो पाता। इसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो रूल है कॉन्स्ट के साथ जो कुछ डिक्लेयर करते हैं वो चेंज नहीं होता, वो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप पे एप्लीकेबल है, ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा टाइप पे नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है आपके मेमोरी में अलग तरीके से स्टोर होते हैं और उसे ही हमें देखना है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस कोड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसका मेमोरी में किस तरह से स्टोरेज होता है ये हम देखते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करनी होगी। ये है आपका कॉल स्टैक और ये है आपका हीप। यहाँ पे रहेगा आपका एड्रेस और यहाँ पे रहेगी आपकी वैल्यू। यहाँ पे होगा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब उसका वेरिएबल का नाम, और फिर होगी यहाँ पे एड्रेस और फिर होगी आपकी यहाँ पे वैल्यू। सबसे पहले हमारे कॉल स्टैक में क्या होता है कि जो टॉप लेवल कोड है उसमें हमारा पहला वेरिएबल है कॉस्ट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बनेगा, उसकी लोकेशन रहेगी 0001 और उसकी वैल्यू रहेगी माइकल। फिर उसके बाद जो हमारा बनेगा एक्सपीरियंस बनेगा, और एक्सपीरियंस किस तरह से है कि यहाँ पे एक उसमें वैल्यू रिटर्न हो रही है 10, हमने देखी थी यहाँ पे 10 रिटर्न हो रही है, तो एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस की वैल्यू 0002 पे स्टोर होगा। ये एक हम लोग आर्बिट्री ले रहे हैं समझने के लिए, अदरवाइज़ इस तरह से नहीं होता, कुछ दूसरी ही होती है। इसकी वैल्यू होगी 10, ठीक है। फिर हमें जो नेक्स्ट मिला है वो है अपडेटेड एक्सपीरियंस। यहाँ पे अपडेटेड एक्सपीरियंस, और अपडेटेड एक्सपीरियंस में हमें क्या मिलता है 0003। इस एड्रेस पे क्रिएट होगा एक नया वेरिएबल, उसकी वैल्यू होगी 12 स्टोर होगी। फिर हमें एक कंपनी मिलता है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम सिर्फ वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉल स्टैक में वेरिएबल स्टोर होगा कंपनी, और इसकी लोकेशन होगी 0004, ठीक है। ये आपकी एक नई लोकेशन होगी कंपनी 0004। और फिर हमने क्या किया, एक नई कंपनी बनाई थी ब्रांच ऑफिस, BRANCH ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस होगी आपकी, यहाँ पे कुछ एड्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है आपकी जो 004 बनी, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू जो होती है आपकी जो है ना ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर ना होते हुए ये ऑब्जेक्ट स्टोर होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। और यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका नेम और दूसरा आएगा लोकेशन और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी है आपकी, जैसे सैन फ्रांसिस्को सिएटल, ये यहाँ पे आ जाएगी।
अब होता क्या है कि इसका यहाँ पे इस हीप मेमोरी एड्रेस में कुछ तो एड्रेस होता है, जैसे 5UZ जैसे कुछ भी एड्रेस एक आर्बिट्री मान के चलिए। ये जो हीप मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट स्टोर्ड का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे वैल्यू के तौर पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे 5UZE कुछ इस तरह से एक स्टोर होगा। तो बाकी जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जैसे स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये भी प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव है, जो भी आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो डायरेक्टली आपके कॉल स्टैक में स्टोर होता है उस एड्रेस पे। जबकि आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली स्टोर ना होके हीप में, वहाँ से हीप से जो उसका एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे स्टोर होता है। ये हमने यहाँ पे एक बात समझनी है। यहाँ पे जब ब्रांच ऑफिस जो हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि एक कॉपी था कंपनी का, होता क्या है कि ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नया क्रिएट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉपी होता है और वेरिएबल भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है और वहाँ पे उसका जो एड्रेस है, जो हीप मेमोरी में एड्रेस है, वो चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू वैसे की वैसे ही रहती है। जबकि इसमें जो भी चेंज हम करते हैं डायरेक्टली वो इसको पॉइंट करता है और इसमें किए गए चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे टेक कॉर्प नाम की कंपनी थी, टेक कॉर्प से हमने रिलायंस बनाया, लोकेशन सिएटल हमने बनाई, ये जो था, ये जो चेंज हुआ है, या फिर कोलकाता, दिल्ली, जो भी लोकेशन आप बनाओ, ये लोकेशन यहाँ पे चेंज होती है। यहाँ पे उसकी वैल्यू जो होती है, उसका एड्रेस होता है, एड्रेस जो है यहाँ पे वैल्यू के तौर पे स्टोर होती है, ये चेंज नहीं होती। और ये चेंज नहीं होती इसीलिए यहाँ पे हम लोग, इवन दो कंपनी हमने कॉन्स्ट के साथ स्टोर की थी या फिर ब्रांच ऑफिस भी हमने कॉन्स्ट के साथ स्टोर किया था, फिर भी हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कुछ चेंज करते हैं तो हीप मेमोरी में स्टोर होता है, वहाँ पे चेंज होता है, उसका एड्रेस, यहाँ पे उसकी वैल्यू वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसलिए ये सब कुछ पॉसिबल है। ये प्रिमिटिव डेटा के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम प्रिमिटिव डेटा में कुछ भी चेंज करें या फिर उसका कॉपी बनाएं तो होता क्या है कि वो कॉपी एक नए एड्रेस में बन जाती है, 0035447 कुछ भी एक नया एड्रेस बन जाएगा और उसमें वो स्टोर होगी। इसलिए यहाँ पे म्यूटेशन पॉसिबल नहीं है कॉन्स्ट के साथ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ये पॉसिबल है। यहाँ पे ये बात क्लियर होनी चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो है शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। अब शैलो कॉपी और डीप कॉपी में डिफरेंस ये है कि शैलो कॉपी जो हमने बनाई थी अभी, उसे शैलो कॉपी कहते हैं। शैलो कॉपी में होता क्या है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएं तो उसमें ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कॉपी नहीं होता, उसके वेरिएबल की कॉपी बनती है और जो नया वेरिएबल बनता है वो ओल्ड वेरिएबल को ही पॉइंट करता है मेमोरी लोकेशन में, और नए वेरिएबल में जो भी कोई चेंज करते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं ओरिजिनल वेरिएबल में या फिर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में। इसे कहते हैं शैलो कॉपी। इसका एग्जांपल अगर हम और देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी है टेक कॉर्प, इसमें लोकेशन सैन फ्रांसिस्को और एम्प्लॉय हमारे पास एक एरे है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्रांच ऑफिस बनाते हैं और उसमें वहाँ पे उसे स्टोर कर दिया गया। अब हम ब्रांच ऑफिस में इसमें क्या करते हैं, ब्रांच ऑफिस डॉट एम्प्लॉय डॉट पुश, यहाँ पे जो एरे है उसमें हम सरगे पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी अगर देखें तो कंपनी में भी ये चेंज रिफ्लेक्ट होगा। ये जो सरगे यहाँ पे हमने ब्रांच ऑफिस में डाला था वो ओरिजिनल ऑफिस में जाके बैठेगा। अब यहाँ पे ये नुकसानदेह क्यों है, क्योंकि कई बार हमें डाटा जो मिलता है हम चाहते हैं कि हम उस डाटा को कॉपी करें और उस कॉपी के ऊपर कुछ काम करें, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ऐसी कंडीशन में अगर हम शैलो कॉपी बनाते हैं तो शैलो कॉपी क्या करेगी, आप जो कॉपी पे काम करोगे वो रिफ्लेक्ट होगा आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आपका पर्पस डिफीट हो रहा है, इसीलिए शैलो कॉपी को प्रेफर नहीं किया जाता, डीप कॉपी की जाती है। अब डीप कॉपी किस तरह से की जाए, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। डीप कॉपी के लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट तो रेफरेंस टाइप स्टोर होता है क्योंकि ओरिजिनली हीप में स्टोर होता है, उसका एड्रेस एज अ वैल्यू स्टोर होता है कॉल स्टैक में। इसे बाईपास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसी को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिमिटिव जैसे हम लोग इसको स्ट्रिंगिफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको स्ट्रिंगिफाई कर दें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कर दें तो उसे कहते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन।
अब ये जो जेसन ऑब्जेक्ट होता है ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है, उसे हमें किसी और एक वेरिएबल में स्टोर करना है जिससे एक प्रिमिटिव वेरिएबल बन जाए, और उस प्रिमिटिव वेरिएबल को हम डिस्ट्रिंगिफाई कर दें तो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से हमें एक कॉपी मिल जाएगी। दूसरा एक तरीका है जो कॉपी करने का, वो ये है कि हम लोग एक, हमारे पास क्लोन स्ट्रक्चर क्लोन नाम से एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल, उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे भी एक डीप कॉपी बना सकते हैं। इसका एक अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं कंपनी, इवन यहाँ पे ही जाते हैं, हमारे पास कंपनी है रिलायंस सिएटल, हमने चेंज कर रखा है। हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक डीप क्लोनिंग कॉन्स्ट डीप कॉपी 1। और डीप कॉपी किस तरह से करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास मेथड है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई में हम लोग पास कर देंगे कंपनी, और कंपनी पास कर दी। और जब हम इसे लॉग करने की कोशिश करें तो हमें देखने को मिलेगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डीप कॉपी देते हैं, सेव करते हैं, और जैसे ही हम इसको लॉक करेंगे हमें यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक ऑब्जेक्ट मिल गया है। ये है हमारा जेसन ऑब्जेक्ट। अब इसे स्टोर तो हमने डीप कॉपी में कर लिया है, तो इसे फिर से डिस्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से जेसन में ही हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, जेसन डॉट पार्स। जैसे ही हम इसे पार्स करते हैं ये ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाता है। देखिए हमारा फिर से एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा रिलायंस और सिएटल लोकेशन है। हम इस रिलायंस को टाटा बनाते हैं और देखते हैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज होता है या नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो डीप कॉपी है, डीप कॉपी डॉट, फिर हमारा नेम है, नेम को बनाएंगे हम टाटा, और टाटा को जैसे स्टोर करते हैं फिर से लॉक करते हैं हम डीप कॉपी 1 को, और डीप कॉपी 1 को लॉक करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ओरिजिनल कंपनी को भी लॉक करते हैं। कंपनी, देखिए हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, फिर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट जो डीप कॉपी हमने चेंज किए, और ये फिर से हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हमने जो चेंज किया है कॉपी में वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, इसे कहते हैं डीप कॉपी। डीप कॉपी करने का दूसरा तरीका ये है कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लोन नाम का हमारे पास ही है, तो हम लोग एक फिर से वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट स्ट्रक्चर्ड क्लोन, और यहाँ पे डीप कॉपी 2 ले लेते हैं, और डीप कॉपी 2 में हम लोग ले लेते हैं जो स्ट्रक्चर्ड क्लोन है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन, और यहाँ पे इसमें हम पास कर देंगे जो भी ऑब्जेक्ट की हमें कॉपी बनानी है, कंपनी। ओके, कंपनी हमने ले ली। अब हम डीप कॉपी में कुछ चेंज करते हैं, डीप कॉपी 2 डॉट लोकेशन चेंज करते हैं हम लोग, इसकी लोकेशन, और इसको दे देते हैं दिल्ली, और इसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव, एंड अब लॉक करते हैं डीप कॉपी 2, और फिर से लॉक करते हैं कंपनी, लॉक करते हैं। देखिए डीप कॉपी 2 में हमने चेंज किया था लोकेशन, दिल्ली आ गई, और फिर से हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को लॉक किया है तो सिएटल जैसा का वैसा ही। तो डॉट स्ट्रक्चर्ड क्लोन नाम से जो हमारे पास फंक्शन है उसका उपयोग करके भी हम लोग डीप कॉपी अचीव कर सकते हैं। तो ये हमने देखा तरीका डीप कॉपी बनाने का। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा है, यहाँ पे थ्योरेटिकल टॉपिक है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा, तो इसे हम लोग देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। यह है लास्ट टॉपिक, और या एज सच इस टॉपिक पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरी हमें देखनी है। इसका जो गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म है जावास्क्रिप्ट का वो किस तरह से होता है उसे देख लेते हैं।
गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि आपका कोई भी एक वैल्यू बनती है, वेरिएबल बनता है, उसमें आप वैल्यू स्टोर करते हो, तो उसके लिए एक जगह एलोकेशन होती है, मेमोरी एलोकेशन होती है। उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है और उसके बाद जब उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है या फिर उसे मेमोरी को क्लियर किया जाता है। ये मैकेनिज्म किस तरह से होता है, ये जावास्क्रिप्ट अपने आप में हैंडल कर लेती है। मार्क एंड स्वीप नाम का एक एल्गोरिदम है जिसके ज़रिए ये जावास्क्रिप्ट हैंडल कर लेता है या फिर कोई भी ब्राउज़र हैंडल कर लेता है। मार्क एंड स्वीप में होता क्या है कि आपके कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना, जैसे आपका ऑब्जेक्ट बना या फिर वेरिएबल बना, उसका उपयोग हुआ, तो वहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन होता है तो वहाँ पे मार्क किया जाता है कि किस ऑब्जेक्ट का काम हो गया है, और जैसे ही वो मार्क हो गया है तो नेक्स्ट साइकिल में जब स्वीप होता है तो उसमें वो सब कुछ हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ वेरिएबल जो या फिर कुछ ऑब्जेक्ट जो आपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में बना रखे हैं या फिर ग्लोबल स्कोप में बना रखे हैं, वो क्या है, ग्लोबल स्कोप का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो लास्ट तक प्रिवेल करता है, वो कभी पॉपअप होता ही नहीं, वो बना रहता है जब तक आपका ब्राउज़र बंद ना हो जाए। ऐसे केस में क्या होता है कि आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है या फिर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो वो वहाँ पे बने रहेंगे और वो कभी मार्क होंगे ही नहीं स्वीप करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में वो मेमोरी कभी क्लियर होगी ही नहीं। अब मेमोरी क्लियर नहीं होगी तो मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी और ऑक्यूपाइड मेमोरी कभी क्लियर ना होने के कारण आपकी मेमोरी लीक की एक समस्या हमें देखने को मिलती है। कोई नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है कि इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें बड़े जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ना आए, यानी कि ग्लोबल स्कोप में ना आए, इसकी एक इंश्योर करना है, इतना इंश्योर करना है। साथ ही साथ कुछ ज़्यादा वेरिएबल आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ना आए, इसको भी इंश्योर करना है। जहाँ जिस ऑब्जेक्ट में वेरिएबल काम में आ रहा है उसी में उसको उपयोग किया जाए, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो मेमोरी लीक की एक समस्या होती है और मार्क एंड स्वीप नाम का एल्गोरिदम होता है, ये इसे ऑटोमेटिकली करता है। एक और चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि ये जो गार्बेज कलेक्शन है, अलोकेशन ऑफ मेमोरी, डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी, ये हमारे हाथ में नहीं है, डेवलपर इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। तो इस टॉपिक पे इतनी माथापच्ची करने में कोई फ़ायदा है नहीं, बस जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन इतना हमें ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह से मार्क एंड स्वीप नाम का एल्गोरिदम होता है, उसमें मार्क किए जाते हैं ऑब्जेक्ट। और मार्क किस तरह से की जाती है, जैसे जिनके रूट खत्म हो गए, जैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट बचा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारे जैसे वेरिएबल्स है या फिर ऑब्जेक्ट्स मेथड्स है वो बचे हुए, तो उनका रूट बचा हुआ है तो वो कभी मार्क होंगे ही नहीं। तो वो रूट ना बचे इसलिए हमें कुछ इस तरह से प्रोग्राम की स्ट्रक्चरिंग करनी होती है, वो हम लोग वैसे भी जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं हम लोग करते ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो मेमोरी लीक की समस्या होती है वो कहाँ होती है, ज़्यादातर वो जो हम लोग टाइमर्स वगैरह लगाते हैं तो वो क्लियर नहीं हो पाते, तो इसलिए हमें टाइमर जो है उनको खुद मैन्युअली क्लियर करना है, या फिर डॉम में जो इवेंट लिसनर है उन्हें भी हमें खुद मैन्युअली क्लियर करना है। तो ये हमें देखने को मिलता है। मेमोरी लीक की जो ज़्यादातर समस्याएँ आती है ना आपकी, वो आती है, जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेमोरी लीक्स होते हैं वो अननेसेसरी रेफरेंस टू इवेंट लिसनर एंड टाइमर, इन दोनों की वजह से होता है। और इससे हमें अवॉइड कैसे करना है, तो सबसे पहले ऑलवेज डीएक्टिवेट टाइमर्स एंड इवेंट लिसनर, फिर अवॉइड डिफाइनिंग लार्ज ऑब्जेक्ट इन ग्लोबल स्कोप, और साथ ही साथ रेगुलरली रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज मेमोरी यूसेज। बस यही देखना है, बाकी इस टॉपिक पे हमारा एज ए डेवलपर कोई कंट्रोल होता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। तो यहाँ जो जावास्क्रिप्ट इंटरनली किस तरह से काम करती है, इस सीरीज़ में ये हमारा लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करना है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, डीस्ट्रक्चरिंग, ये सब क्या होता है इन्हें देखेंगे। साथ ही साथ कुछ नए डेटा स्ट्रक्चर जैसे सेट और मैप, इन्हें भी हमें देखना है। तो आज के लिए इतना ही, आज की इस असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते। थैंक यू।